भाषा के विभिन्न रूप। मूल भाषा, राष्ट्रभाषा। भाषा के विभिन्न रूप हैं। उसमें से मूल भाषा क्या है? मूल भाषा उस भाषा को कहते हैं जिससे अनेक भाषाएं उत्पन्न हुई। भारत का अगर विचार किया जाए तो भारत की मूल भाषा संस्कृत है और इसी संस्कृत के माध्यम से अलग अलग प्रकार की कई भाषाएं भारत भूमि पर निर्माण हो चुकी है। वह हम आगे देखेंगे। भाषा के विभिन्न रूप में दूसरा रूप है बोली भाषा। किसी भाषा क्षेत्र में बोली जाने वाली उस भाषा के उपरूप को, उस भाषा के उपर रूप को बोली भाषा कहते हैं। हिंदी भाषाभाषी प्रांत का अगर विचार किया जाए तो हिंदी भाषाभाषी प्रांत में अवधी, ब्रज, उसके बाद बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी आदि भाषाएं बोली जाती है। अब हम महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, तो मराठी भाषाभाषी प्रांत में रहते हुए भी अलग अलग प्रकार की मराठी की बोली भाषाएं हमें दिखाई देती है, जैसे कोंकणी, अहिरानी, वराड़ी, नगरी। यहाँ के लोग अलग प्रकार की मराठी भाषा बोलते हैं। तो ये है बोली भाषा कि बोलचाल के समय में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह भी बड़े पैमाने में, उसे बोली भाषा कहते हैं। हिंदी भाषाभाषी प्रांत में फिर से दोहराता हूँ कि अवधी, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी और हरियाणवी भाषा बोली जाती है। और महाराष्ट्र के मराठी भाषाभाषी प्रांत में नगरी, वराड़ी, अहिरानी या कोंकणी मराठी भाषा बोली जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? बोली भाषा। उसे हम क्या कहते हैं? बोली भाषा। तो यह भाषा का दूसरा रूप था। भाषा का तीसरा रूप है उपभाषा। कुछ एक भाषाओं के अंतर्गत कुछ एक ऐसे बड़े उपरूप मिलते हैं जिनके अंतर्गत कई बोलियां होती हैं, उन्हें उपभाषा कहते हैं। अब देखो, इसके पहले हमने देखा कि बोली भाषाएं और उसमें अलग अलग प्रकार के रूप देखे। अब उपभाषाएं, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है। कितनी आती है? 5 उपभाषाएं आती है। एक है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत फिर से अलग अलग प्रकार के उपभाषाओं के रूप नजर आते हैं। उसमें पहला रूप है खड़ी बोली, दूसरा रूप है ब्रज और तीसरा है बूंदेली। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली यह पहला रूप है, दूसरी है ब्रज भाषा और तीसरी है बूंदेली भाषा। दूसरा उपभाषा का प्रकार है उपभाषा में, वह है पूर्वी हिंदी का। अब देखो, पूर्वी हिंदी में क्या है? अवधी भाषा बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। अवधी और छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं। तीसरा जो उपभाषा का प्रकार है वह है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। हम कहते हैं ना ये मारवाड़ी है, तो ये मारवाड़ी भाषा कहाँ से आई है? राजस्थान की उपभाषा है। म्हणजे राजस्थान में बोली जाने वाली हिंदी भाषा का यह उपभाषा का रूप है। उसके बाद है पहाड़ी। उपभाषा का चौथा प्रकार है पहाड़ी। पहाड़ी इलाकों में, माने नेपाल वगैरह या हिमाचल प्रदेश या हरियाणा में ये भाषाएं बोली जाती है। तो उसमें नेपाली भाषा आती है, कुमायूं। कौन सी? कुमायूं। नेपाली, कुमायूं और गढ़वाली, माने पहाड़ी भाषा के तहत
नेपाली, कुमायूं और गढ़वाली यह उपभाषाएं हैं। और उसके बाद पांचवा जो प्रकार है वो पांचवें प्रकार में है बिहारी। बिहार तो सबको मालूम है, बिहार की भाषा भी हम देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं और कभी कभार किसी के भाषण सुनते हैं, किसी नेता लोगों के, उसमें हम बिहारी भाषा देखते हैं। तो बिहारी में तीन भाषाएं आती हैं। एक है मैथिली, कौन सी? मैथिली। दूसरी है भोजपुरी और तीसरी है मगही। बिहारी इस उपभाषा में मैथिली, भोजपुरी और मगही ये तीन भाषाएं आती है, जिनके अंतर्गत स्थानीय लोग अपना कामकाज चलाते हैं। अब देखो, ये जो उपभाषाएं होती है, इन उपभाषाओं में वहाँ के प्रदेश में रहने वाले लोग अपना कारोबार, अपना निजी व्यवहार चलाते हैं, इसलिए इन उपभाषाओं को भी अनन्य साधारण महत्व होता है। अब भाषा के रूप में अगला प्रकार है मातृभाषा। किसे कहते हैं मातृभाषा? जिस समाज के लोग किसी एक भाषा में अपना व्यवहार, लिखा पढ़ी, विचार विनिमय, साहित्यिक रचनाएं करते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या क्या कहा? निजी व्यवहार माने रोजमर्रे की जिंदगी जीते समय अलग अलग प्रकार के व्यवहार हर एक मनुष्य को करने पड़ते हैं। उसी व्यवहारों को जिस भाषा के माध्यम से वहाँ के प्रदेश के लोग अपना कारोबार चलाते हैं, व्यवहार चलाते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, या साहित्यिक रचनाएं करते हैं, उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी मातृभाषा है, गुजरात में गुजराती मातृभाषा है, कर्नाटक में कर्नाटकी या कानड़ी भाषा है, जिसे कन्नड़ा कहते हैं, कानड़ी भाषा है। बालक बचपन से जिस घर परिवार में रहकर, जिस समाज में रहकर जो भाषा समझता है, जिसके माध्यम से अपने विचार अभिव्यक्त करता है, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब देखो, मराठी भाषा भाषी प्रांत में अगर कोई मुस्लिम परिवार है तो उनकी मातृभाषा हिंदी होती है। वे घर में अक्सर हिंदी बोलते हैं। उनके बच्चे भी जन्म से लेकर अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। अपने माता पिता का, भाई बहन का या परिवार के सदस्यों का व्यवहार जिस भाषा में होते हैं, उसके संबोधों को जानकर सही अर्थ लगाकर हिंदी भाषा पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिमेतर घरों में पैदा होता है तो वह बच्चा या वह बालक उसी घर की, उसी परिवार की जो भाषा होती है, उसके ध्वनियों को वह ग्रहण करता है, संबोधों को जानता है, बाद में उसी भाषा में अपना निजी व्यवहार करता है, अपने निजी कारोबार को चलाता है, विचारों का आदान प्रदान करता है और अलग अलग प्रकार की मातृभाषा में होने वाली साहित्यिक रचनाएं भी वह आसानी से पढ़ सकता है। तो ये भाषा के विभिन्न रूपों में से यह चौथा प्रकार था। क्या नाम था उसका? मातृभाषा। भाषा के विभिन्न प्रकारों में पांचवा प्रकार है संपर्क भाषा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो, भारत जैसे विभिन्न भाषा भाषी समाजों में रहने वाले लोगों की हालत मद्देनजर रखते हुए संपर्क भाषा अपना अहम स्थान रखती है। क्या है संपर्क भाषा? एक ही प्रदेश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों को एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करना है, व्यवहार करना है, अलग अलग प्रकार की समस्याओं को सुलझाना है। तो उस वक्त जो भाषा प्रयोग में आती है या जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उसे संपर्क भाषा के नाम से जाना जाता है। भारत जैसे बहुभाषिक राज्यों को, बहुभाषिक देश में
अलग अलग प्रकार के राज्य हैं और उन्हीं अलग अलग प्रकार के राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और इन्हीं राज्यों में होने वाले विविध प्रकार के व्यवहार हो, कार्यालयीन कामकाज हो या किसी समस्या को लेकर चर्चा करनी हो या अलग अलग प्रकार के विचारों का आदान प्रदान हो, तो निश्चित रूप से किसी एक भाषा का संपर्क भाषा के रूप में होना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसी संपर्क भाषा के जरिए हम दूसरे भाषाभाषी प्रांत के लोगों के साथ या अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले व्यक्ति के साथ संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं, जिससे किसी समस्या के ऊपर हल निकलता है, हमारा कारोबार ठीक ठाक चलता है, हमारा व्यवहार ठीक ठाक चलता है। तो इसलिए संपर्क भाषा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को माना जाता है या हिंदी भाषा को मान्यता दी गई है। इसलिए हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में समस्त भारत में काम करती हुई दिखाई देती है। भाषा के विभिन्न रूपों में अगला रूप है राजभाषा। जिस भाषा में राष्ट्र के शासन का कारोबार चलाया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा में राष्ट्र के शासन का कारोबार चलाया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। सामान्यतः क्या होता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों एक ही होती है, लेकिन भारत का अगर विचार किया जाए तो भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के नाम से मान्यता देने के लिए जब संसद में विचार विनिमय या चर्चा हो गई तो दाक्षिणात्य प्रदेशों ने, माने दक्षिण में होने वाले अलग अलग राज्यों ने उसका विरोध किया है। इसलिए राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई, उसके साथ साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए केंद्र सरकार जो भी विज्ञापन निकालते हैं, जो भी अध्यादेश निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं जीआर, तो वे दो भाषाओं में होते हैं, एक अंग्रेजी में और दूसरा हिंदी में। सर्वोच्च न्यायालय में भी इसी प्रकार की दो भाषाएं चलती हैं, एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी। तो राजभाषा के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को मान्यता दी गई है। यह भाषा के विभिन्न रूपों में से छठा रूप। भाषा के विभिन्न रूप में अगला सातवां रूप है राष्ट्रभाषा। अब देखो, हर एक राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है और वह राष्ट्रभाषा कैसे चुनते हैं, तो समस्त प्रदेश में, माने उस देश में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है और उसे मान्यता मिलती है। लेकिन भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में आज तक हिंदी को मान्यता नहीं मिली है। इसलिए राष्ट्रभाषा अगर भारत की कौन सी है यह पूछा जाए तो आज भी भारत के लिए कोई एक राष्ट्रभाषा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के द्वारा राष्ट्र के अधिकांश लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस भाषा में राष्ट्र के अधिकांश लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में आज भी किसी प्रकार की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं और ऐसे हालात में
हमारा देश बिना राष्ट्रभाषा के है। तो विभिन्न रूपों में ये राष्ट्रभाषा आती है। विदेशों में देखा जाए तो अमेरिका की राष्ट्रभाषा अलग है, रशिया की राष्ट्रभाषा अलग है, जापान की राष्ट्रभाषा अलग है। वहाँ भी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। लेकिन जापान में देखा जाए तो जापानी भाषा ये जापान की राष्ट्रभाषा के नाम से जानी जाती है। भाषा के विभिन्न रूपों में अगला 8वां प्रकार है मानक भाषा। अब मानक भाषा का अर्थ है प्रमाणित की गई भाषा। यह भाषा का शुद्ध तथा परिष्कृत रूप होता है। जैसे कि हमने देखा उपभाषाओं में या बोली भाषाओं में कि वहाँ के लोग परिष्कृत भाषा को छोड़कर अपनी भाषा में बोलते हैं। उपभाषाओं में भी अवधी हो, ब्रज हो, उस भाषा को लेकर लोग बोलते हैं, या भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगही हो। लेकिन मानक भाषा ऐसे नहीं है। मानक भाषा क्या है? तो मानक भाषा उस भाषा का शुद्ध तथा परिष्कृत रूप होता है, जो भाषा समाज के सभ्य, सुशिक्षित एवं शिष्ट लोगों के द्वारा व्यवहार में प्रयोग में आती है, उस भाषा को मानक भाषा कहते हैं। यह मानक भाषा का आदर्श रूप होता है। आदर्श रूप होने के कारण यही रूप शिक्षा का माध्यम भी होता है। अब मराठी भाषाभाषी प्रांत का अगर विचार किया जाए, क्योंकि हम सब मराठी भाषाभाषी प्रांत में रहते हैं, इसलिए हम मराठी का जिक्र करते हैं। तो मराठी की मानक भाषा है मराठी। लेकिन हम मराठी भाषाभाषी प्रांत में रहने वाले पुस्तकों की भाषा नहीं बोलते। हम अपने व्यवहार जो है वह बोली भाषा में चलाते हैं। लेकिन दरअसल होना चाहिए क्या? मानक भाषा में अगर बोलना हो तो सभ्य लोग जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, सुशिक्षित लोग जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, शिष्ट लोग जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वह परिष्कृत भाषा होती है। और उसी परिष्कृत भाषा में पाठ्य पुस्तकों की निर्मित की जाती है, पढ़ाई की जाती है। तो उसी भाषा को हम क्या कहते हैं? आदर्श भाषा कहते हैं। और इसी आदर्श भाषा में ही पाठ्य पुस्तक हो, शालेय कामकाज हो, या किसी प्रकार के कानूनी कामकाज हो, वो चलते हैं। तो उसी भाषा को मानक भाषा या ISI मार्क जिसे कहते हैं, हम किसी प्रकार की वस्तु ली तो उसमें ISI ट्रेडमार्क है क्या नहीं देखो। ISI का मतलब क्या है कि प्रमाणित की हुई। उसी प्रकार से मानक भाषा को प्रमाणित भाषा भी माना जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, शासकीय अध्यादेश तथा कार्यालयीन पत्र या पत्र व्यवहार में प्रशासन की ओर से या विद्यालय में या प्रशासनिक कार्य में, महाविद्यालयों में या साहित्य निर्माण में, औपचारिक बातचीत में इसी प्रकार के मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहाँ घरेलू भाषा का कोई स्थान नहीं होता। अब आप भी देखो ना, आप जब दो सहेलियों के बीच बातचीत करती हो या घर में बातचीत करती हो तो किस प्रकार बोलती हो? अलग प्रकार का लहजा इस्तेमाल होता है या नहीं? अलग प्रकार की शैली होती है या नहीं? लेकिन वही व्यक्ति या आप ही हो, किसी एक मंच के माध्यम से किसी एक विषय को लेकर सभा को संबोधित कर रहे हो, तो क्या घरेलू बातचीत के समान या किसी सहेली के साथ बातचीत करती हो उसके समान आप भाषण देती है, बोलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह प्रमाणित भाषा नहीं। तो हम प्रमाणित भाषा का ही किसी मंच के माध्यम से विचार व्यक्त करते हुए प्रयोग करते हैं, तो यह प्रमाणित भाषा है जिसे हम मानक भाषा कहते हैं। यह भाषा के विभिन्न रूपों में से 8वां। भाषा के विभिन्न रूप में अंतिम वाला जो रूप है वह है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अब देखो, देश विदेशों के बीच आज अगर देखा जाए तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के वैचारिक आदान प्रदान हैं, अनेक प्रकार के कारोबार हैं, अनेक प्रकार के व्यवहार हैं।
एक देश दूसरे देश के साथ मिलजुल कर अलग अलग प्रकार के काम करता है, तो उस वक्त उनके साथ संपर्क करने के लिए किसी एक भाषा की आवश्यकता होती है और उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज अगर देखा जाए तो भारत चीन के साथ, भारत अमेरिका के साथ, भारत रशिया के साथ, भारत फ्रांस के साथ जब भी कभी कभार किसी प्रकार के व्यवहार करता है, कभी कभार किसी प्रकार के विचार विनिमय करते हैं, कभी कभार किसी प्रकार की चर्चा करता है या कभी कभार किसी प्रकार के अनुसंधान की चर्चा चलती है, तो निश्चित रूप से वहाँ अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। आज देखा जाए तो गूगल में भारतीय लोग बहुत बड़ी मात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। देश विदेशों में भारतीय फैले हुए हैं, वे वहाँ की भाषा में योगदान नहीं देते, तो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो है अंग्रेजी, उस अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वे अपना योगदान देते हैं। तो समझ में आया कि भाषा के जो विभिन्न रूप हैं उसमें अलग अलग प्रकार के रूप हमने देखे। पहला रूप देखा मूल रूप, दूसरा देखा बोली भाषा, तीसरा देखा उपभाषा, चौथा देखा मातृभाषा, पांचवा देखा संपर्क भाषा, छठा था राजभाषा, सातवां राष्ट्रभाषा, आठवां मानक भाषा और अंतिम नौवां था अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो ये भाषा के जो विभिन्न रूप थे, उन विभिन्न रूपों के बारे में हमने चर्चा की। तो उसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, तो मातृभाषा। भाषा के अलग अलग रूप है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण जो भाषा आज अगर देखी जाए सबके लिए, तो वह मातृभाषा है। तो मातृभाषा के माध्यम से बच्चे के संबोध निश्चित रूप से तैयार होते हैं और वह आगे चलकर मातृभाषा में समझकर सभी की सभी बातें लेता है ठीक ढंग से, तब जाकर अलग अलग प्रकार की भाषाओं के ऊपर वह प्रभुत्व पा सकता है। ठीक है, आज का ये वीडियो यहाँ हम खत्म करते हैं।